तो ध्यान देंगे सभी लोग। जैसा कि आपको नोटिस मिला होगा कि आपका इंटरनल एग्जाम होने जा रहा है, फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और मे बी आपका जो इंटरनल एग्जाम, ठीक है, 3 टाइम्स आपका होगा इंटरनल एग्जाम। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरनल एग्जाम होने जा रहा है जिसमें आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2 तरह का एग्जामिनेशन होंगे, एक इंटरनल एग्जामिनेशन और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट की जाती है और इंटरनल एग्जाम कॉलेज के थ्रू ली जाती है, राइट, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि एक्सटर्नल एग्जाम का जो पेपर जो होता है ऑनर्स 1 ऑनर्स 2 होता है, ठीक है। वहां पे तो यहाँ मोबाइल से कनेक्ट है क्या? मोबाइल से कनेक्ट है क्या? बोले थे अभी क्या बोले थे अभी सुनते क्या नहीं हो? सुनते नहीं हो? मोबाइल स्विच ऑफ करके पैकेट में रखो। जब हम बोलेंगे कि मोबाइल से कनेक्ट होना है तब ना मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे। तो इंटरनल एग्जाम का क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले जितने सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है, शेड्यूल में है, हर सब्जेक्ट का सेपरेट एग्जाम होगा इंटरनल एग्जाम। अगर सी प्रोग्रामिंग का है तो सी प्रोग्रामिंग का एक अलग, आपका एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपका डीबीएमएस है तो डीबीएमएस का अलग एग्जाम होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अलग एग्जाम होगा। आईबीएम या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पेपर है उसका एक अलग एग्जाम होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल का अलग एग्जाम होगा। यानी जो भी आपका पेपर हो, 5 पेपर हो या 6 पेपर हो, आप ऑलरेडी समझ रहे हैं जो शेड्यूल के अनुसार जो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जानना होगा कि इंटरनल एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन का 2 सेट होगा, एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट को सेट ए मिलेगा सेट ए का आंसर देंगे, जिनको सेट बी मिलेगा सेट बी का आंसर देंगे। दोनों सेट में क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें उस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। तो 10 एमसीक्यू होगा 10 नंबर का, 10 एमसीक्यू होगा 10 नंबर का, ठीक है। यानी एवरी क्वेश्चंस 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो 10 एमसीक्यू हो गया 10 मार्क्स का, राइट। दूसरा जो होगा, ठीक है, उसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 7 या 8 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का होंगे जिसमें आपको 6 को अटेम्प्ट करना होगा, जिसका वेटेज है आपका 5 मार्क्स। 6 × 5, ठीक है, 30 मार्क्स का हो गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 30 + 10 क्या हो गया? 40, ठीक है। और 20 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा वो लॉन्ग टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें लॉन्ग में 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 को आपको अटेम्प्ट करना होगा, 2 को आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। उसका वेटेज है आपका 10। तो 10 × 2 क्या हो जाएगा? 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 + 30 + 10 कितना हो गया? 60 मार्क्स के आपका इंटरनल एग्जाम होंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अब कैसे आपको आंसर देना होगा वो चीज भी आप देख लीजिए। अगर शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस होंगे, अब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस होंगे तो हो सकता है कि वो 10 लाइन का आंसर हो सकता है कि 6-7 लाइन का भी आंसर हो सकता है कि 15 लाइन का भी हो सकता है कि उसमें फिगर बनाना हो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, कम से कम आपको उसका आंसर 2 पेज में लिखना होगा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर लॉन्ग में पूछ दिया, ठीक है, व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ दिया व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, तो इसको आप लॉन्ग में आसानी से लिख सकते हैं ना। ऑपरेटर क्या होता है वो लिखेंगे,
डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में लिखोगे, कौन कौन सा ऑपरेटर होता है उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर लिखोगे, लॉजिकल ऑपरेटर लिखोगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखोगे। कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लो कि मैंने 10 ऑपरेटर बताया है तो कोई जरूरी नहीं कि 10 ऑपरेटर, हो सकता है कि 10 ऑपरेटर 4 या 5 पेज में चला जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि कम से कम 2 पेज में कम से कम 5-6 ऑपरेटर का टाइप्स हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इस लॉन्ग टाइप का। शॉर्ट टाइप का आंसर में क्वेश्चन में मान लो कि आपका ये हो सकता है, शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट टाइप में जैसे मैंने पूछ दिया, सपोज अभी जैसे मैंने बताया है व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, दो तरह का होता है, लोकल वेरिएबल को 3-4 लाइन में लिख देंगे और ग्लोबल वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ सी, सी का कहाँ कहाँ यूज होता है, जो 4-5 पॉइंट में मैंने लिखाया है वो लिख देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से कम से कम उसका अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि अगर पूछ दिया जाए एक, अब जैसे आप अगर दिमाग में बन जाएगा कि सर 4 या 5 लाइन में लिखना है, तो बिल्कुल वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर केवल पूछ दिया जाए कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने 2 लाइन में लिख दिया कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन, 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर का नाम लिख दिए। लेकिन अगर वही एक स्टूडेंट, आपने ये लिखा है और एक दूसरा स्टूडेंट क्या लिखा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है वो लिख दिया, 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है, तीनों को डिफाइन कर दिया, तो हो सकता है कि आपका वहां 1 मार्क्स कट जाएगा, उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो किसी का आंसर जो देना चाहिए, ठीक है, वेटेज तो है ही कि वेटेज के अनुसार देना है, और आपको लगता है कि उसमें उसको एक्सप्लेन कर देना है तो आप कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरा चीज आप क्या है, एग्जाम में लिखने का तरीका, हर एग्जाम में लिखने का तरीका, ठीक है, जब भी हेडिंग हो तो पेंसिल यूज कीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। पिक्चर जो बनाओगे, फिगर जो बनाओगे एग्जामिनेशन में, वो पेंसिल से बनाओगे, ये आप ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं। ठीक है, फिगर जब भी बनाएंगे तो पेंसिल से अपना वो सब में बॉक्स रखेंगे, वो स्केल ये सब जो भी फिगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज आपको यूज करना होगा। ठीक है, वैसे क्लासरूम में मोबाइल अलाउ नहीं है, कभी आपका प्रोजेक्टर नहीं रहता है तो अलाउ कर देते हैं। इंटरनल एग्जाम में मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ, ठीक है, बिल्कुल स्विच ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में, पहले ही मैं इंटीमेट कर देता हूं, अगर आपका मोबाइल पाया गया, ठीक है, तो उसका आपका जो फाइन होगा 500 होगा एग्जामिनेशन में, अगर मोबाइल पकड़ा जाएगा तो ये याद रखिएगा। ये नहीं कहिएगा कि सर मुझे नहीं बताया गया, मैं आपको क्लास में ही अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा सेट ऑफ रूल्स है। जो भी एडमिट कार्ड्स आपके इशू होंगे, एडमिट कार्ड आपको लेकर आना होगा। ठीक है, आप ये जान लिए कि यहाँ का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक्सटर्नल एग्जाम से भी, ठीक है, हार्ड होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई नकल नहीं। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि क्वेश्चन उसी से डिस्कस किया जाएगा जो क्लास में डिस्कस किया गया है, जो मैंने बताया है। ठीक है, जो मैंने बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं होगा सी प्रोग्रामिंग का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा कि सर तो क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, अब जो स्टूडेंट एब्सेंट किए हैं, ऑलरेडी आपके बैच में मैंने लिंक शेयर किया है प्लेलिस्ट का, जिसमें सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें वो सारा सी का लेक्चर आ गया कि नहीं? किया है ना? आप ऑलरेडी देख भी रहे हैं, वीडियो वॉच कीजिए। ठीक है, और कब से आपका इंटरनल एग्जाम है? 16 तारीख से, 16 से। ठीक है, जल्द ही शेड्यूल भी आपको, ठीक है, शेयर कर दिया जाएगा, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का होगा, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। चलिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। एक सब्जेक्ट होगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट होगा। एक दिन में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा ना। उस समय एग्जामिनेशन के समय क्लास आपका बंद रहेगा। ठीक है, जैसे मान ली कि 16 को क्लास, 16 को क्या है, एग्जाम है, तो 16 को बस एग्जाम देकर आप घर जाएंगे। आ रही बात समझ में?
हाँ, हर दिन एक एक पेपर होगा। 2 आवर्स का समय रहता है, 2 घंटे का। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, तो बताया जाए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। यानी लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, यानी शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग समाप्त कर चुके थे, राइट। ठीक है, सभी लोग हेडिंग दीजिए यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग का हेडिंग दिया जाए यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर हम लोग को डिस्कस करना है केवल ऑपरेटर में, ठीक है। यूनरी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में 1, और बाइनरी का मतलब होता है 2, और टर्नरी का मतलब होता है 3, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है, वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। वैसा ऑपरेटर जिसको हम, कौन बच्चा है जी जो पीछे में बात कर रहा है? तुम ही कौन बोल रहे हैं? अब खड़े हो। हाँ हाँ, तुम ही। क्या बोले यूनरी ऑपरेटर के बारे में, क्या बोले? एग्जाम्पल बोलो। ऑपरेटर पढ़ चुके हो, ऐसा कौन सा ऑपरेटर था जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा था? ऐसा कौन सा ऑपरेटर था जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा था? कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए, सोचिए, ऐसा कौन सा ऑपरेटर आपने पढ़ा था जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा था? हाँ बताओ। वेरी गुड, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बैठो, ध्यान दो इधर, बात मत करो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है। लिखते थे ना ये प्लस प्लस, तो ये तो एक ही ऑपरेंड है ना। अब तुम प्लस को यूनरी कह सकते हो। प्लस और माइनस यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है। क्या हम -10 नहीं बोल सकते हैं? और ऐसे भी तो बोल सकते हैं 10 - 30, 2 ऑपरेंड है ना। तो प्लस और माइनस यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि प्लस और माइनस एक ऑपरेंड के साथ भी यूज होता है और 2 ऑपरेंड के साथ भी यूज होता है। लेकिन तुम ही बताओ, डिवीजन, रिमाइंडर, क्या एक ऑपरेंड के साथ यूज होगा? तो किस तरह का ऑपरेटर कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। अब लेस देन, ग्रेटर देन, 2 ऑपरेंड चाहिए ना दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। 10 ग्रेटर देन 20, तो ये 2 ऑपरेंड है यहाँ पे। चलिए लिखा जाए यूनिटी ऑपरेटर के बारे में। दो जो ऑपरेटर्स which are used with single operand called unary operator. For example, A plus plus, B minus minus, -10, टिल्ड 40। देखो तो लॉजिकल नॉट बिटवाइज एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है ना।
हाँ सर, इधर तो नहीं हुआ, इधर तो नहीं हुआ। ठीक है फिर, ठीक है पूछ लेते हैं। ठीक है, क्लास से निकल के पूछते हैं। राइट, ये कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। एग्जाम्पल में लिख लिए, अब इसके बाद लिखो बाइनरी ऑपरेटर। those operators which are used with two operands called binary operator. For example, 30 plus 10, 30 by 10, 30 mod 2, 20 less than 30, 20 left shift 2, 50 लॉजिकल एंड 60 etc. इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही होता है टू। वैसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। पीछे में दिखाई दे रहा है ना प्रोजेक्टर पे? चलिए, ये ऑपरेटर हो चुका। क्या कुछ पूछना है? इसके बाद हेडिंग दो टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर को प्रश्न उठता है कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर क्यों कहते हैं, और टर्नरी को टर्नरी क्यों कहते हैं, बाइनरी को बाइनरी क्यों कहते हैं, और यूनरी को यूनरी क्यों कहते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जान गए कि यूनरी को यूनरी इसलिए बोलते हैं कि एक ऑपरेंड के साथ यूज होता है। ठीक है, और देख लीजिए, अगर आप एग्जामिनेशन में लिखने का ये होता है, अगर आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट आप समझ गए, दिमाग में कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन रटने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम जान गए कि यूनिट ऑपरेटर क्या है, एग्जाम्पल जान रहे हैं, तो ठीक है, मेरा इंग्लिश रिटन पुअर है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद से जो लिखोगे वो हम समझ जाएंगे कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि उससे मिलता जुलता तो आंसर होगा ना, वो हम समझ जाएंगे। लेकिन नकल नहीं करना है, ठीक है, वो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पकड़े जाएंगे तो कॉपी ले लिया जाएगा। इसलिए जो कुछ जानोगे वही लिखोगे। ठीक है, तो अगर जो चीज हम हिंदी में उसको समझ गए हैं उसके बारे में, तो हम उसको इंग्लिश अगर हमारा पुअर भी है तो आप ट्रांसलेट करके लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, आपका पूरा कम्युनिकेशन, आपका रिटन बहुत अच्छा है इंग्लिश का, और यूनरी ऑपरेटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप अच्छा से कम्युनिकेशन में यूनरी ऑपरेटर के बारे में 4 लाइन इंग्लिश में लिख भी देंगे, और उससे रिलेटेड कुछ आंसर ही नहीं है, क्या आपको मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
और उसका एक हैंड इंग्लिश अभी रिटेन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ लिखा है, ठीक है, लिखा जो है ग्रामेटिकली कुछ ये है, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स मिल जाएगा, आपका 0 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। इसलिए नॉलेज आपका उस सब्जेक्ट में कितना है, कम्युनिकेशन तो आपका धीरे धीरे सही होगा, नॉलेज कितना है आपको उसके बारे में। आप जब उसके बारे में हिंदी में ही उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी सत्यम कुमार बोले थे माइक ऑन करने के लिए, यहीं पर है क्या सत्यम? हैंड रेज करो, मोबाइल ऑन किए हो? सुनाई नहीं दिया था, 2 बार वार्निंग दिए थे तुमको। हम कितना बार बोले भी थे कि पीछे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 2 बार कहने के बाद बात को उल्लंघन करना होता है, या कुछ समझ में नहीं आता है जो टीचर बोलते हैं तो। क्यों तुमको कम दिखाई देता है, रोशनी कम है क्या? ये काम कर रहा था मतलब क्यों दिख रहा था? तुमको वहां दिखाई दे रहा था ना, अपना मोबाइल इसको दे दिया मोबाइल। 2 बार हम रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देता है। बोलते हैं कि पीछे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कौन साइज बढ़ाएंगे? जब बोलते हैं तो सुनना चाहिए ना। रखो मोबाइल बैग में रखो। जब कोई टीचर कहे कि हाँ मोबाइल निकालिए तब कनेक्ट हो जाएगी। जब मेरे पास रिसोर्स नहीं था तब मैंने आपको बोला था कि मोबाइल से कनेक्ट, अगर हाँ इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि नहीं सर आपको क्लास में अलाउ कर दे कि मोबाइल अलाउ करो, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाएंगे। और नहीं दिखाई देगा तो हम आगे बैठेंगे। मैं तो कितना बार पूछ रहा हूँ कि आपको पीछे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, कौन साइज बढ़ा देंगे, सारा कुछ तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पे कौन साइज पता चल रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है देखो तो। मोबाइल हम इसलिए मोबाइल तुम्हारा ऑन है, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, माइंड फोकस यहाँ पे नहीं होगा। पढ़ना इतना आसान है जी, तो सब कुछ पढ़ लेगा, सब कुछ विप्रो और टीसीएस में चला जाएगा, सब लोग चला जाएगा, पढ़ना इतना आसान ही रहता तो। ध्यान दो, तो टर्नरी ऑपरेटर को हम टर्नरी इसलिए बोलेंगे कि ये 3 ऑपरेंड के साथ यूज होता है, राइट। अब 3 ऑपरेंड कौन कौन होगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे दूसरा है कि इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर? द मेन पर्पस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक ए कंडीशन। कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि हम टर्नरी ऑपरेटर को किस नाम से जानते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। और क्लियर है कि कंडीशन जब क्रिएट होगा तो कंडीशन का 2 स्टेट होगा, या कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा जो भी कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पे 3 ऑपरेंड क्या क्या होंगे? एक कंडीशन होगा, एक ऑपरेंड क्या होगा, कंडीशन, दूसरा होगा ट्रू पार्ट, वेरी गुड, और थर्ड क्या होगा, फॉल्स पार्ट। अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं, अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हैं तो वहां पे व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उस पे माइंड वहां पे यहाँ पे 100% फोकस नहीं होगा, तो आप कैसे आप 100% समझ जाइएगा?
अब हमारे पास तो ठीक है मोबाइल है, अब यहाँ पे कोई ऑफिशियल है, फिर भी अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इसी चीज को 1000 टाइम्स हम पढ़ाए हैं, रटा रटाया चीज है, हमको कहाँ 100% यहाँ पे फोकस करना है। लेकिन हम वहां पे फोकस करना चाहते हैं कि अगर इस बैच में 80 स्टूडेंट है तो 80 स्टूडेंट समझे। मुझे 10-12 स्टूडेंट को समझाने की केवल ये नहीं है कि 10-12 स्टूडेंट ही समझे। आप क्यों नहीं समझिएगा? तो आप चुपके से आप से सर को तो सर ध्यान नहीं देते हैं, चुपके जरा मोबाइल देख लिए तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये कर रहे हो। अब आप बच्चा थोड़ी है कि आपको हर चीज कि खा लो बाबू, पढ़ लो बाबू, वहां मत जाओ। मम्मी पापा आपको यहाँ थोड़ी देख रहे हैं कि आप पटना में क्या कर रहे हैं। आपका विश्वास है, टीचर का एक विश्वास होता है कि ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा, मम्मी पापा का एक विश्वास है कि आप कुछ करेंगे। उस समय तो बहुत अफसोस होगा थर्ड ईयर में कि कुछ बच्चे को आपके फ्रेंड का प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका नहीं होगा, उस समय कैसा लगेगा। इसीलिए बोलते हैं आपको, यहाँ पे किसी का ये नहीं है कि आप मतलब सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए इक्वल हैं, टीचर के लिए इक्वल हैं, कॉलेज के लिए हैं। आप फिर भी बात नहीं मानिएगा, आप शुरू से ही आप टीचर के बात को इग्नोर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका इनडिसिप्लिन देखा जाएगा तो हम भी ध्यान नहीं देंगे, ध्यान में आ जाएगा तो पढ़ने वाला है ही नहीं। और ज्यादा अगर कुछ बदमाशी करेंगे तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। 1 मंथ स्लम एरिया के बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, और उसके बाद मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा आपके बारे में कि आपका आपका ये सब इनडिसिप्लिन एक्टिविटी है, ठीक है। तो आप वहां से भी डांट सुनिएगा, यहाँ से भी डांट सुनिएगा, इसलिए आप अच्छा बनिए। चलिए, तो लिख रहे हैं हम, लिखो इसके बारे में। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू check a condition in this case if condition is true, then अपना लैंग्वेज में लिखाते हैं कि बच्चे लोग को कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, कोई बुक लैंग्वेज नहीं, और फिर भी आप नहीं समझेंगे। In this case, if condition is true, then true part will be executed. Otherwise, false part will be executed. Paragraph change. It is said to be ternary because it is used with 3 operands. As condition, true part and false part. क्लियर है पॉइंट? टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग कंडीशन को चेक करने के लिए, और जब कंडीशन चेक होगा
तो कंडीशन ट्रू भी हो सकता है या कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। टर्नरी ऑपरेटर को टर्नरी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये 3 ऑपरेंड के साथ यूज होता है। 3 ऑपरेंड कौन कौन सा है? एक कंडीशन है, एक ट्रू पार्ट है और एक क्या है? फॉल्स पार्ट है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे? हाउ डू यू इम्प्लीमेंट टर्नरी ऑपरेटर? तो टर्नरी, हाँ एग्जांपल मैं दे रहा हूं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे। ठीक है, एक चीज साइन आप लिख लेना यहाँ पे, टर्नरी ऑपरेटर का साइन मैं यहाँ पर ही लिख देता हूं। ठीक है, जहां आपने हेडिंग दिया है टर्नरी ऑपरेटर का, क्वेश्चन मार्क होता है और कोलोन साइन होता है। ये टर्नरी ऑपरेटर का साइन है, सबसे ऊपर में देखिए आप यहाँ पे ना, क्वेश्चन मार्क और कोलोन साइन यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ दोनों एक साथ नहीं, अब कैसे, अब ये तो हाँ दोनों एक साथ यहाँ तो लिखा ही हुआ है, लेकिन कैसे यूज करेंगे वो आप देखिएगा। ट्रू पार्ट को सेपरेट करता है क्वेश्चन मार्क, और फॉल्स पार्ट को कौन सेपरेट करेगा? ठीक है, कोलोन साइन ना। अब देखिए मैं इसका सिंटेक्स लिख रहा हूं। हाँ बोलिए। बिल्कुल, देखिए कैसे दोनों पार्ट होगा ना यहाँ पर। देखिए मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए 1 मिनट, उसके बाद लिखिएगा। कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ऊपर में लिखे, पीछे में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रू पार्ट लिखते हैं। ट्रू पार्ट, और कोलोन साइन देने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स पार्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको कहां पे यूज किया जाएगा। अगर मान लो कि एक प्रोग्राम आपसे पूछा गया कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट एनी नंबर, आफ्टर दैट चेक नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको चेक करके बताना है कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं जैसे 10, तो 10 तुम बताओगे ना कि सर 10 इवन नंबर है। अगर मैंने आपसे पूछा 13 तो बताओगे ना ऑड नंबर है। तो दोनों केस में ना मैसेज होना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू होगा, इवन के केस में अगर कंडीशन चेक कर रहे हो, अगर कंडीशन ट्रू है, सपोज देखो कैसे, अगर मैं आपसे पूछा कि 10 कैसे इवन है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन दोगे ना, कुछ सोच कर ही ना बता रहे हैं आपकी 10 इवन है या 13 ऑड है। इसके पीछे रीजन यही है ना, यही ना बोलिएगा सर कि 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? कैसे आइडेंटिफाई करते हो तुम बताओ तो। जैसे तुम बोली कि 10 सर इवन नंबर है और 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कैसे हम समझेंगे कि 2 से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा? क्या सिंप्लीफाई करके, क्या बोलो? 2 से डिवाइड करेंगे, और कैसे हम जानेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया? और कंप्लीटली जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे। सिंपल सोचो, हर चीज का रीजन जानना हो, आप जान रहे हैं लेकिन उसको कहना होगा। आप कैसे, आपने कहा कि सर 10 इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कैसे तुम समझे कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा? किसको? 2 से, ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 5 होगा। रिमाइंडर किसको कहते हैं? शेष। शेष नहीं होगा। हाँ, तो रिमाइंडर 0 ना होगा। वैसा नंबर अगर 2 से डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? वो टोपी पे लिखा हुआ है बॉय, खड़े हो जी। क्यों बात कर रहे हैं आप? आपके साथ भी ये आएगा कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे
ठीक है, कि आपने बोल दिया, जैसे ये बोली, क्या नाम है तुम्हारा, शिखा, ठीक है, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रही है और आपस में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से आवाज तो वहां तक नहीं पहुंचा। अगर कभी बीच में कोई स्टूडेंट से हम पूछें और उसके बाद वो जो आंसर दिया आप नहीं बताएंगे, तब फिर आप सोचिएगा। हर स्टूडेंट का आंसर सुनना है, ठीक है, उसका क्या आंसर है। चलो तुम बताओ, ठीक है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर ऑड नंबर आप समझते हैं? समझते हैं तो आप वहां से मुझे बताइए कि कैसे हम समझेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। क्या क्या 1 या 0 होगा? रिमाइंडर, ठीक है, बैठो। तो यानी जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 मिला तो वो क्या होगा? इवन। और 2 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलना चाहिए। यानी क्लियर है कि अगर वो ऑड नंबर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है, राइट? ऑड के केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 1। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर शेष हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज आप जान रहे हैं, इसी चीज को प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि कंप्यूटर चेक करके बताए कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, यही चीज लिखना है। देखिए मैं अब इसका आंसर लिख रहा हूं। आप ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं। मान लो कि n में वैल्यू मैंने इनपुट कर लिया 10। n में वैल्यू 10 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। अब इसके लिए मुझे कंडीशन देना है, कंडीशन देना है, ठीक है, इवन का कंडीशन मुझे देना है, इवन के लिए कंडीशन मुझे देना है। तो हम n को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। यहां कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होगा? 2 से डिवाइड करना है, डिवीजन होगा। अर्थमेटिक, ये डिवीजन, देखो यहां पर जो लिख रहे हैं, ये 2, ये 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 क्या रिटर्न करता है? ये डिवीजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है या रिमाइंडर? तो क्वोशिएंट रिटर्न करता है। तो तुम अगर 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो वहां पे क्वोशिएंट क्या आएगा? 5 आएगा जी। मॉडुलो डिवीजन यूज करेंगे ना, रिमाइंडर ना यूज करेंगे। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करें? परसेंट। आ रही बात समझ में? अब 2 से डिवाइड करने के, इवन के लिए मैं कंडीशन पूछ रहा हूं। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो 0 से कंपेयर करना है ना। कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू को आपस में इक्वलिटी को चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर बताए हैं? इक्वल्स टू ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने बताया था ना। इक्वल्स ऑपरेटर कैसे होता है? डबल इक्वल। वेरी गुड। ये किस लिए मैंने बताया है? ये प्रोग्राम में यूज होगा। अगर ये चीज हमने, क्यों हम टोकन से इतना मेहनत पे पढ़ा रहे हैं? ताकि जब प्रोग्राम में यूज होगा तो यहाँ पे आपको पता चले कि सर ये रिलेशनल ऑपरेटर का इक्वल्स टू ऑपरेटर आपने यूज किया है, ये मॉडुलो डिवीजन आपने यूज किया है। क्या देंगे यहाँ पर? किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। दैट इज कॉल्ड कंडीशन। यही कंडीशन हो गया आपका। तुम ही बताओ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होना चाहिए? इवन की ऑड? कौन बोला ऑड जी? अरे बोलो, इसमें ले जाने की क्या बात है? वो बोलो ऑड। कौन बोला? यही आप गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका यहाँ पे मतलब उसको क्या कहते हैं कि आपका बहुत प्रतिष्ठा है।
और ये बता देंगे तो मेरा प्रतिष्ठा ही समाप्त हो जाएगा कि मैंने तो ऑड बोल दिया, तब तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। हाँ, तब इतना कहने के बाद इतना मोटिवेट करेंगे तब जी, मोटिवेट करते करते तो मेरा गला सूख रहा है, इतना बोलेंगे तब तुम बताओगे। अरे गलती इंसान से ही होता है, ऑड बता दिया, उससे क्या दिक्कत है, उसको सुधार करना होगा ना, मुझे पता चलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप क्या जानते हैं, तब ना हम आपको उसके अनुसार फोकस करेंगे। आप पे लगेगा कि नहीं सत्यम थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, उस पर ज्यादा फोकस होगा हमको। तो आप नहीं बताइएगा, अपना वीकनेस नहीं बताइएगा, ठीक है। तो वो चीज तो कैसे ऑड है, तुम समझते हो ऑड? 14 इवन है कि ऑड है? इवन है। और 15 ऑड है। तो हो सकता है कि आप गलती से बोल दिए, क्या दिक्कत है, आप तो अभी सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, तो नंबर इवन होगा ना। कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और पूरी पूरी तरह से वो कट जाए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, शेष कुछ नहीं बचे, तो नंबर क्या होगा? इवन होगा। हम लोग पढ़ते थे गांव से स्कूल, हम लोग को याद है, ठीक है। अब आप लोग के साथ तो इतना फैसिलिटी है, हम लोग झोला में किताब कॉपी लेकर जाते थे, बोरा लेकर जाते थे, नीचे बैठते थे स्कूल में, ठीक है। और हम लोग, अब तो हम सुधार किए, हम उस समय कहाँ इवन ऑड, हम जानते थे सम संख्या और विषम संख्या जानते थे। एग्जाम्पल, हम जानते थे सम संख्या और विषम संख्या जानते थे, इवन ऑड का नाम नहीं सुने थे। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे हर तरह का जो भी मतलब हेजिटेशन रखना ही नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला कि मैं 10 स्टूडेंट को फोकस करके नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको हर टर्म आपको समझ में आना चाहिए। तो n mod 2 इक्वल टू 0, तो कंडीशन सिंटेक्स में देखो, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू पार्ट को सेपरेट करता है ना। तो तुम ही बताओ ट्रू पार्ट में यहाँ क्या मैसेज देना चाहिए, क्या होना? क्वेश्चन मार्क तो दे दिए, एक मैसेज आना चाहिए ना, इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, अभी तो तुम नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे। प्रिंटेफ, प्रिंटेफ प्रिंट कराने के लिए सी में यूज करते हैं ना, यहीं पे मैसेज हम दे देंगे इवन नंबर। आ रही बात समझ में? क्या मैसेज फ्लैश आउट करेगा? इवन नंबर, कंडीशन ट्रू होने के बाद। कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकता है, कंडीशन का ट्रू होना या कंडीशन का फॉल्स होना एन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अभी एन का वैल्यू 10 है, तो एन का वैल्यू 13 भी तो हो सकता है। तो 13 के केस में 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा? कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, तो फॉल्स पार्ट में भी मैसेज देना होगा। फॉल्स पार्ट को किससे सेपरेट करते हैं? कोलोन साइन, कोलोन साइन से। और यहाँ पर मैसेज क्या होगा? प्रिंटफ। यहाँ पर क्या देंगे? ऑड नंबर। अब आप देख लीजिए, अब n का वैल्यू 10 है, 10 mod 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, 0 इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। जब ट्रू है तो ट्रू पार्ट क्वेश्चन में, यही ना पहले ट्रू पार्ट लिखे हैं ना, क्या मैसेज आएगा? इवन नंबर। कंडीशन एट ए टाइम कोई या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब चलो, n का वैल्यू मैंने 10 के जगह पे 13 दे दिया, तुम ही बताओ 13 mod 2 इक्वल्स टू 0। 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, 1 इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या? फॉल्स। तो फॉल्स पार्ट यही है ना, ऑड नंबर। समझ गए? एक और दूसरा एग्जांपल, ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसके बाद आप लिखिएगा। अच्छा टाइम हो गया है क्लास, तुरंत एक दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं। 2 और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में, ठीक है, किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव।
कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है? 0 से बड़ा है। जो 0 से लार्ज होगा वही ना पॉजिटिव नंबर होगा, और जो 0 से छोटा होगा, और 0 क्या है? न्यूट्रल। 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर है। नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, 0 होल नंबर में आता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं ना होता है, तो 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो देखिए यहां पर क्या कंडीशन हम लिख रहे हैं। अगर मैंने यहां पर लिख दिया n का वैल्यू क्या दे दिया, -12, आना चाहिए ना निगेटिव नंबर। तो देखिए कंडीशन क्या लिख रहे हैं इस बार, n ग्रेटर देन 0। अगर n का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो प्रिंटफ में क्या मैसेज देंगे? बोलो, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोलोन साइन। अगर ऐसा नहीं है तो क्या दे देंगे? नेगेटिव नंबर। अब देखो तो n का वैल्यू -12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स पार्ट का यही है ना कोलोन साइन, क्या मैसेज देगा? निगेटिव नंबर। अगर n का वैल्यू 12 रहता तो 12 ग्रेटर देन 0, ट्रू पार्ट आता, पॉजिटिव नंबर। हाँ, कोई पूछ रहे थे कुछ? बिल्कुल, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों के केस में ना मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। नहीं, दोनों लिखना होगा। अरे तुम जैसे कंडीशन दो ऐसे, अगर तुम ही बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क से हम क्या देते हैं? ट्रू पार्ट। तुम यहाँ कंडीशन क्या दिए हो? n mod 2 = 0। तो ट्रू कंडीशन का यहाँ पर देखो, यहाँ कंडीशन मानो, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा? कंडीशन ट्रू होने पे इवन नंबर होगा ना। तो ट्रू पार्ट किससे सेपरेट करते हैं? सबसे पहले ट्रू पार्ट ही ना देते हैं, क्या देंगे? इवन नंबर। अब तुम ही बताओ, अगर कंडीशन यहाँ दे देते n mod 2 = 1, 0 नहीं देकर क्या दे देते? 1, तो तुम ही बताओ कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू पार्ट में क्या देना पड़ता मैसेज? ऑड नंबर। यही ना पूछ रहे थे। तो कंडीशन पे आपका डिपेंड करेगा कि ट्रू पार्ट में क्या मैसेज देना है और फॉल्स पार्ट में क्या मैसेज देना है। अब तुम ही यहाँ बताओ, n ग्रेटर देन 0 लिखे है ना, अगर हम यहाँ लिख देते n लेस देन 0, तो सबसे पहले ट्रू पार्ट में क्या देना पड़ता? निगेटिव नंबर, और फॉल्स पार्ट में क्या चला जाता? पॉजिटिव नंबर। समझ गए? चलिए, हाँ बोलो जी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो मैसेज हम लोग डबल कोट में लिखते हैं, इसको आप जैसे लिखिएगा वैसे रन करेगा। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड ये सब कुछ नहीं ना है, ये मैसेज है, जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट करेगा। लेकिन प्रिंटफ में आप गलती नहीं कर सकते हैं। n वेरिएबल स्मॉल में है तो कैपिटल N नहीं लिख सकते हैं। डबल कोट में तो मैसेज लिखे हैं, आप डबल कोट में लिखो या आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैठ जाइए, वेरी गुड। चलिए इसको लिखिए, अब इसके बाद अटेंडेंस बनाते हैं जल्दी। सर अगर होल नंबर निकालना रहता तो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे बताएंगे, उसके लिए नेस्टेड टर्नरी यूज करना होगा। जब इसको इम्प्लीमेंटेशन हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखो जल्दी। हो गया? अटेंडेंस लिया जाए, पीछे में लिख लिए। तो ऑपरेटर हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे जो उसके बाद टोकन्स होगा, ठीक है।
ऑपरेटर कंप्लीट आज समाप्त हुआ है आपका। आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं।